हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज महान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या था, जन्म हुआ था। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उन भारत के एकीकरण में जो एक सबसे प्रमुख नाम आता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आता है। क्योंकि ये एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में एज अ पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो उस लिहाज से भी हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं। और बाकी इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि हर एक भारतीय को इनके व्यक्तित्व के बारे में पता ही होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर हम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। सरदार पटेल जी ने कहा है कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। और उन्हीं के विचार हैं कि अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम अपने देश की सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं तो हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या क्या उनकी विचारधारा थी, उनका क्या योगदान था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950। 15 के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो भारत विभाजन इंडिया डिवीज़न एंड दूसरी है आर्थिक व विदेश नीति। भारत रत्न कब मिला? तो 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म आया था तब भारत रत्न मिला था। ओके। फिर भारत के निर्माण में इनका क्या योगदान है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं और फिर स्वतंत्रता के बाद क्या क्या किया, इस तरीके से हम दो पोर्शन में देखेंगे। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1917 में जो सबसे महत्वपूर्ण इनका सक्रिय भागीदारी के रूप में जब इन्होंने शुरुआत की थी, तो 1917 में ये सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। फिर 1918 में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, 1918 में क्या था? खेड़ा सत्याग्रह, जिसमें इन्होंने कर नहीं दो आंदोलन चलाया था, नो टैक्स पॉलिसी को अपनाया था। तो इन्होंने बोला था कि जो किसान है वो किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे क्योंकि अंग्रेज मनमाना कर वसूल कर रहे थे। फिर 1920 में क्या हुआ? 1920 में जब असहयोग आंदोलन था तो उसमें भी सरदार पटेल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1928 का बारदौली सत्याग्रह, सरदार पटेल जी के नाम में जो सरदार शब्द लगा है, तो ये सरदार शब्द की उपाधि उनको कब मिली? 1928 में। किस सत्याग्रह में? बारदौली सत्याग्रह में। तो जो बारदौली सत्याग्रह में जो महिलाएं थीं, उन्होंने सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनको सरदार बोला। लेकिन ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो ये उपाधि बापू के द्वारा दी गई। बापू कौन है? महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार पटेल की उपाधि दी गई। ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, यही बारदौली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि वाला। फिर जब नागपुर सत्याग्रह हुआ था, नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट, तो इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण, सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें जो अगस्त क्रांति का प्रसिद्ध भाषण था वो सुविख्यात था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या किस तरीके से इनका योगदान रहा है वो बताया गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको मेंस में आता है तो आप ऐसे कुछ कुछ बिंदु बना के इसको याद रखिएगा। फिर स्वतंत्रता के उपरांत
स्वतंत्रता के उपरांत क्या क्या हुआ? 1947 से 1950 तक भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और कौन सा डिपार्टमेंट था इनके पास में? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे उसमें से प्रमुख था गृह मंत्री, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो वो पटेल साहब के पास था। फिर 562 देसी रियासतों का एकीकरण करने वाले, कितनी रियासतें थी? 562। 562 जो देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करने वाले, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, आज जो वर्तमान में अखंड भारत है उसका स्वरूप बनाने वाले एक महान व्यक्तित्व सरदार पटेल ही थे। जो बाकी रियासतों को तो इन्होंने मना लिया, लेकिन जो प्रमुख 3 रियासतें थी जो ये चाह रही थी कि वो भारत में शामिल होना नहीं चाह रही थी, उनको किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद के द्वारा भारत में मिलाने का कार्य किसने किया? सरदार पटेल जी ने किया। तो हैदराबाद को किस किस कार्यवाही के द्वारा अपनाया गया? सैन्य कार्यवाही के द्वारा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पर हैदराबाद में आपने ऑपरेशन पोलो का नाम सुना होगा, जो सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया कि आप भारत के साथ होना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। तो वहाँ की जनता ने कहा कि हम भारत के साथ होना चाहते हैं। और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा राजा हरि सिंह ने साइन करके भारत के अंतर्गत भारत में शामिल होना चाहा। इस तरीके से आज हम जो भारत देखते हैं उसका स्वरूप हमें देखने मिलता है। विभाजन के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, शरणार्थी संकट आया, तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो सिविल सेवाओं का पुनर्गठन भी किया गया, और जो इंडियन सिविल सर्विस है उसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोलने वाले भी कौन थे? तो वो सरदार पटेल जी थे। अखिल भारतीय सेवाओं का इसलिए जो सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है ना, तो उसमें सरदार पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर ये पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और ये बहुत अच्छी हैं भी, और इनको आप अपने आंसर में ज़रूर लिखिए। सरदार पटेल के कठोर व्यक्तित्व में विस्मार्क जैसी संगठन कुशलता थी, कौटिल्य जैसी राजनैतिक प्रखरता थी, और राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। उनके राष्ट्रीय आंदोलन को हम विभिन्न प्रकार से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अन्य महान विभूतियाँ हैं उनको सरदार पटेल के समकक्ष और उनकी तुलना की है, क्योंकि जो सरदार पटेल हैं उन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है, और कौटिल्य की राजनीतिक प्रखरता से हर कोई वाकिफ है, और राष्ट्रीय एकता के रूप में अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा, इन सब गुणों से परिपूर्ण थे सरदार पटेल जी। अब ये प्रश्न जो है वो आपको 11 मार्कर में भी आ सकता है और 5 मार्कर में भी आ सकता 5 मार्कर में भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल जी की क्या भूमिका थी? तो विस्मार्क ने किस देश का एकीकरण किया था? जर्मनी का। तो विस्मार्क ने जिस तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया, उसी तरह सरदार पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता को एकीकृत राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। यही कारण है कि सरदार पटेल जी को क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क कहा जाता है। फिर ये पहले पढ़ चुके हैं हम कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। अब हाँ, सरदार पटेल जी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सरदार पटेल जी सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और महान विभूति थी जिनका नाम था बीपी मेनन। ये एक बहुत ही पढ़े लिखे वकील थे और बहुत ही होशियार थे। तो इन्होंने गृह मंत्री के रूप में बीपी मेनन जी के साथ, गृह मंत्री में सरदार पटेल जी ने बीपी मेनन जी के साथ 562 रियासतों का क्या किया? एकीकरण किया, और आज़ादी से पहले ही इन देसी रियासतों को भारत में मिलाना आरंभ कर दिया। लेकिन पहले पढ़ा जैसे कि 3 रियासतें थी जो कुशलतापूर्वक भारत में नहीं मिलना चाह रही थी। कौन कौन सी? जूनागढ़, हैदराबाद, और एक और कौन सी है? जम्मू कश्मीर। अतः सरदार पटेल जी का एकीकृत भारत का निर्माता कहना पूर्णता उचित है। यही कारण है कि 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं।
और इसी उपलक्ष्य में गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2018 में किया गया। किसने इस मूर्ति का निर्माण किया? रामजी सुतार ने किया, और रामजी सतूर ने किया। और ये जो मूर्ति है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर इनके औद्योगिक विचार क्या? ये औद्योगिकीकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्या उसके समर्थक थे? तो जी हाँ, बिल्कुल समर्थक थे। उद्योगों एवं अन्य आर्थिक इकाइयों के राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को इन्होंने अस्वीकार किया। इन्होंने कहा था कि अगर भारत को आत्मनिर्भरता लाना है तो औद्योगिक ढांचे को तो अपनाना होगा, लेकिन उसे एक भारतीय स्वरूप में ही अपनाना होगा। इन्होंने जो अमूल, आज हम अमूल सुनते हैं, तो गुजरात कायरा जिला दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना भी की थी, मीन्स उसमें अपना योगदान दिया था। और सहकारी आंदोलन के समर्थक थे। जो सहकारी आंदोलन थे उसको इन्होंने समर्थन दिया था, और इन्होंने कहा था कि हमें निवेश करना होगा तो उसी से विकास होगा। आलस्य को त्याग कर कार्य विकास पर ध्यान देना होगा। सच्ची राजनीति मानवीय प्रसन्नता को बढ़ावा देने के बारे में है। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई भी अन्न के लिए भूखा ना हो। तो आज हम जो भारत का इतना अच्छा अन्न उत्पादन देख रहे हैं कि भारत मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, दालों का प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत अच्छा करता है। और वर्तमान में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया रशिया का वॉर चल रहा है, और या फिर अफगानिस्तान में संकट हो या श्रीलंका में संकट हो, जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, जब उनमें कोई विपदा आती है तो भारत एक बड़े भाई के रूप में संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और भारत, चूंकि सरदार पटेल जी का जो व्यक्तित्व था वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो उन्होंने किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति से लेकर एक राष्ट्रीय पुरुष, एक सरदार लौह पुरुष की उपाधि धारण की, तो उनकी जो जर्नी थी वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आई होप इतना सरदार पटेल जी के बारे में आपको जानने मिला होगा। आप इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऐड कर सकते हैं, जैसे उन्होंने शिक्षा जो थी, वो एक बहुत अच्छे वकील थे। उन्होंने अपनी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और फिर अहमदाबाद में वकालत की थी। पहले पहले जो सरदार पटेल जी थे वो महात्मा गांधी जी के साथ उनका इतना जुड़ाव नहीं था, लेकिन फिर वो महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को जैसे जैसे समझ पाए तो उन्होंने समझा कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनका उद्देश्य बहुत पवित्र है, और फिर उनका अनुसरण करते हुए सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और आज उन्होंने मतलब वो अपने देश के लिए ऐसा कार्य करके गए कि आज इतने वर्षों के बाद, 147 वर्षों के बाद भी हम उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।